नमस्कार दर्शकों, जे के प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज हमने कौन बनेगा करोड़पति से 1 करोड़ जीतने वाली आईपीएस अधिकारी मोहिता शर्मा से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। ये प्रश्न है 1 करोड़ रुपए का, बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा। चाहे जो मर्जी धनराशि जीत कर जाऊं, पर रात को जब सोऊं तो ये लगे कि बढ़िया खेल खेला। 1 करोड़। एक महिला आईपीएस जिसने अब तक रखा जान से ज्यादा वतन का ख्याल, उनके सामने आज 7 करोड़ का सवाल। 16वां प्रश्न और इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। बहुत कम लोग हैं जिनको इसका उत्तर मालूम है। नहीं डिसाइड कर पाया। श्योर है? ताला लगा दिया जाए। यस। नमस्कार दर्शकों, हमारी खास कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान है मोहिता शर्मा, जो कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीतने हुई है और साथ ही साथ आईपीएस अधिकारी भी है। मोहिता जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने 1 करोड़ जीता, और इसको लेकर के क्या प्लानिंग है? इस खास 1 करोड़ पे कहाँ पर खर्च करना चाहिए? अभी तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, पर जो भी होगा फैमिली की कंकरेंस से होगा, जब भी हम डिसाइड करेंगे। बट एज ऑफ नाउ नथिंग इज प्लान्ड। जी मोहिता जी, अच्छा लगता है, और यूथ के लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं युवाओं के लिए। और मैं ये चाहूँगा कि आप अपने करियर के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपने जो कैडर चुना है, दूसरी स्टेट थी, आप जम्मू कश्मीर में आए हैं, कुछ सोच करके आए होंगे। लेकिन शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा कि किस तरीके से आपने इस मुकाम को हासिल किया। आईपीएस करने के लिए कितनी मशक्क़त करनी चाहती है, ये स्टूडेंट जानना चाहेंगे, यूथ जानना चाहेंगे। जी नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सिविल सर्विसेज का ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ये इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, और जो कि है भी। 3 स्टेजेस रहती हैं मोस्टली इस एग्ज़ाम के लिए। पहले प्रिलिमिनरी स्टेज, फिर मेंस, और फिर उसके बाद इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी में 2 एग्ज़ाम्स रहते हैं। एक जीएस का जर्नल एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें हर तरीके से कहीं से भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के जर्नल एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद रहेगा एक सीसैट का एग्ज़ाम, वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रहता है। एक पर्टिकुलर अगर हम कट ऑफ नहीं रहता है उसमें, एक पर्टिकुलर 33% या 50% ऐसे हम अगर पार कर जाएं, तो ही हमारा जो जीके का पहला एग्ज़ाम है उसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो जब उसका इवैल्यूएशन होता है तो सिर्फ जीके के फर्स्ट पेपर के बेसिस पे मेरिट बनती है, जो कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वही GS1 का पेपर डिसाइड करता है। जब प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, फिर मेंस का एग्ज़ाम आता है। उसके अंदर 4 जीके के पेपर्स, एक एसे का पेपर, देन क्वालिफाइंग इंग्लिश और हिंदी का पेपर, और फिर एक ऑप्शनल एग्ज़ाम जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। ये सारा कंप्राइज करता है। तो GS1 मोस्टली रहता है, उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और GS2 में आएगा पॉलिटी, वर्ल्ड अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स। देन GS3 कंप्राइजेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और GS4 एथिक्स का पेपर रहता है। उसके बाद कोई भी बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसमें से हमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है फॉर ऑप्शनल एग्ज़ाम। और इसके अलावा एक ऐसे का एग्ज़ाम रहेगा। फिर ये टोटल क्यूमुलेटिवली जितने हम स्कोर इसमें कर पाएंगे उसकी मेरिट बनती है। फिर उसके बाद वो उस मेरिट के हिसाब से डिसाइड होता है कि हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर इंटरव्यू रहता है, और जो फाइनल रिज़ल्ट निकलता है वो निकलता है मेंस के मार्क्स को और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के, जो हमारा टोटल रिज़ल्ट रहता है उसके बेसिस पे रहता है। जब आपने आईपीएस किया, आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं, मेरा ये 5th अटेम्प्ट था। मैंने बहुत मशक्क़त के बाद ये पाया है। और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी काम कर रही थी, और मैंने उसमें काम करते करते ये एग्ज़ाम क्लियर किया। और पर टोटल 5 साल लग गए मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो आप मूलतः हिमाचल से हैं, और स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है? मेरी सारी अपब्रिंगिंग जो है वो दिल्ली से ही हुई है। जी हाँ जी। मेरे दादाजी थे, उनका रिहाइश जो थी वो हिमाचल में थी। हमारा अभी भी पुश्तैनी घर जो है वो हिमाचल में ही है। हम जाते रहते हैं कभी कभी। हिमाचल किस जगह पे? कांगड़ा में है। जी हाँ जी जी। तो दूसरी बात यह है कि आप स्कूल में या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप कितना समय देती थी इस एग्ज़ाम के लिए? जी, इसमें तो बहुत टाइम जाता था। मतलब मुझे याद है जब ये वाला अटेम्प्ट मैंने किया था, तो
मेरा एक एक मिनट बंधा हुआ होता था कि मैंने अगले मिनट में कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, वो भी मुझे पता होता था। एक एक चीज़ जो थी वो डिफाइंड होती थी, एक शेड्यूल बना के रखती थी मैं। माइक्रो शेड्यूल भी होता था, एक मैक्रो शेड्यूल भी होता था। मंथली उसको मैंने डिमार्केट किया होता था, इवन वीकली डिमार्केशन होता था। तो मैं 6 घंटे ही सोती थी 24 घंटे में, और बाकी का सारा टाइम जो है वो पढ़ाई में निकलता था। 2 घंटे अलग से फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ मैंने रखे हुए थे, पर बाकी पूरा टाइम मैं बस किताबों में ही घुसी रहती थी। यानी स्पोर्ट्स की तरफ कोई आपकी दिलचस्पी नहीं थी? स्पोर्ट्स के अलावा बहुत सारी हॉबीज़ रहती है लोगों की। हॉबीज़ स्पोर्ट्स तो मेरी नहीं थी, मैं कहूँगी आउटडोर में। और जब आप ये वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है उसमें पूरा 100% देना पड़ता है, नहीं टाइम मिल पाता है इस चीज़ का। बट उसके अलावा मेरी हॉबी रही है कि मैं कुकिंग करना पसंद करती हूँ। मुझे थोड़ा गाना वाने का भी शौक है, तो मैं गाना गा लेती हूँ थोड़ा बहुत। और यही है अभी तो, ये सारी इंडोर अब एक्टिविटीज़ आपने शुरू किया तो मैं पूछूंगा ज़रूर कौन सा पसंद है आपको गाना, और एक स्टैंडा तो आपको सुनाना ही पड़ेगा। देखो आप यूनिफॉर्म में होते तो हम डरते हैं आपसे कि स्टैंडा। नहीं, अभी स्टैंडा के लिए मैं कोई इतनी अच्छी सिंगर, मैं हाँ बाथरूम सिंगिंग कह सकते हैं, तो मैं यहाँ पे तो मैं माफ़ी चाहूँगी। नहीं, कैमरे के सामने मजा आता है। नहीं आपकी क्वालिटी पता चलेगी आपके वो ऑफिसर्स क्वालिटी, को। अभी क्वालिटी मैं नहीं मानती हूँ कि वो क्वालिटी है, वो एक हॉबी है जिसमें मैं चलिए आप अपना इतना ही बता time दीजिए pass कौन सा सॉन्ग आपको अच्छा लगता है, कौन सा सिंगर आपको अच्छा लगता करती हूँ। मैं अरिजीत सिंह सर के बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनके गानों की। बट जो सबसे ज़्यादा गाना मुझे पसंद है, वो 2 गाने मेरे माइंड में अभी इमीडिएटली रिकॉल हो रहे हैं। वो तो एक है बी प्राक सर का तेरी मिट्टी, जो कि हर जगह ही yes, फेमस है, बहुत दिल को छू जाने वाला गाना है वो। और दूसरा, आपने नाम लिया रोंगटे खड़े रहते हैं इस गाने को सुन के, है ना, बिल्कुल, वाकई बिल्कुल, में। बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद एक गाना है जो सोना महापात्रा मैम ने गाया था सत्यमेव जयते में, जी। उस गाने का नाम है बेखौफ। जी वो गाना मुझे बहुत पसंद है। जी, और जी, वाकई में बेखौफ होना पड़ेगा। आपने जो कैडर चुना है जम्मू कश्मीर, डर लगा? नहीं मणिपुर से आप यहाँ पे आई? जी, मैं मणिपुर से यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड रुशल गर्ग, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं। उनको जम्मू कश्मीर कैडर अलॉट हुआ था जी। और मैं मणिपुर कैडर में बिलोंग करती थी। बट मैरिज ग्राउंड्स पे ऑल इंडिया होता है। सर्विसेज ऑफिसर्स को ये दिया जाता है ऑप्शन कि हम अपने पार्टनर के साथ एक साथ लाइफ बिता सके आसानी से, तो हम एक ही कैडर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो फिर हम इस कैडर में आए थे। देखिए 2 पीपी एक साथ नहीं चल सकते, पोलाइटनेस और पुलिस। आप कैसे मैनेज करती हैं? आप देखने में इतनी पोलाइट लग रही है ही ऐसे? नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। मैं समझती हूँ कि इसी चीज़ को, इस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल साथ में चल सकते हैं पोलाइटनेस और पुलिसिंग भी। और वो चीज़ मैं रोज़ अपने करियर में कर ही रही हूँ, अपनी दिनचर्या में भी रोज़ इस चीज़ को मैं अडॉप्ट करती हूँ। मैंने शो पे भी कहा था, इस चीज़ को मैं हमेशा कहती रहूँगी कि मैंने हाथ उठाना तो दूर की बात है, मैंने कभी किसी को अपशब्द भी नहीं बोला है। बट मेरे ज़िले में सब कुछ अभी स्टेबलाइज है। जी, ठीक चल रहा है। आप जैसा फेस हो, सही मैं कह रहा हूँ, तो लोगों की थोड़ी हिम्मत होती है पुलिस स्टेशन जाने की। जी, और पुलिस का एक ऐसा रेपो बन गया है, हम जैसे लोग भी अवॉइड करते हैं। छोटी मोटी बात होगी, एक्सीडेंट हो गया, लग गई कहीं से गाड़ी, तो हम कहते हैं अवॉइड करो, पुलिस वालों के पास जाओगे, एक तो वहाँ पे गाली गलोच होती रहती है। ऐसा आपको नहीं लगता थोड़े से बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल, इस चीज़ को मैं मानती हूँ, इस बदलाव की बहुत ज़रूरत है और हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है पुलिस ऑफिसर्स को। और पुलिस ऑफिसर्स में मैं कहना चाहूँगी सबसे ज़्यादा जो जिनका इंटरेक्शन डेली बेसिस पे लोगों के साथ होता है, जो फील्ड पे रहते हैं और जो एक्चुअली में फेस ऑफ पुलिस है, वो है हमारा थानेदार। उनके साथ में करने वाला स्टाफ जितना भी रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एसपीओज टू कांस्टेबल्स एंड ऑल दोस्त, उनको बिल्कुल सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों में। तो इस तरीके के छोटे मोटे सेंसिटाइजेशन सेशंस मैं अपने ऑफिस में लेती रहती हूँ और थोड़ा परिवर्तन भी मुझे दिखता है, तो मैं उस चीज़ से खुश हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता मोहिता जी ये बड़ा ज़रूरी है? बिल्कुल जी, ये बड़े बहुत पुराने ज़रूरी है। तौर तरीके से हम चलते आ रहे हैं। हाँ जी। और लोग वाकई में डरते हैं। जो सेंसिबल लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं, वो अवॉइड करते हैं, वो थाने में नहीं जाना चाहते हैं। इसमें किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है? बड़ा देखा हमने, क्योंकि हमने लैंड रो देखा हुआ जम्मू वालों ने। लैंड रो भूमि आंदोलन हुआ था 2008 में, लंबा चला था वो। और उस दौरान अगर किसी का फादर पुलिस में था तो बेटा भी उसको गलत निगाह से देखता था।
फिर उसके बाद पुलिस पब्लिक मीटिंग्स हुई, उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हुई, लेकिन अभी तक जितना सुधार होना चाहिए नहीं हो पाया। आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है कि जो इस्तेमाल करे तो ये कम से कम एक जो लोग डरते हैं थाने में जाने, वो डर खत्म हो जाए? इसका कोई ऐसे मैजिक वॉन्ड टाइप फार्मूला तो मैं नहीं कहूँगी कि है मेरे पास, बट यस इस तरीके के सेंसिटाइजेशन सेशंस, पब्लिक और पुलिस की मीटिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे आपने कहा, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ जहाँ लोगों के साथ इंटरेक्शन पुलिस का बढ़े, वो जो डर है लोगों के बीच में वो ख़त्म हो पाए अच्छे से, ये सेशंस को बार बार कराने की ज़रूरत है। और साथ में जो ऑफिसर्स हैं जो हायर रैंक्स के ऊपर हैं, दे शुड मेक श्योर कि ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑन ग्राउंड। और मतलब बार बार अगर उनको ये चीज़ के लिए बोला जाएगा नीचे स्टाफ को, तो वो सुनते हैं, वो मानते हैं, और ये चेंज ग्रेजुअली आता है। तो वो ग्रेजुअल चेंज लाने की कोशिश हम पूरी पुलिस ऑफिसर्स की, जो हमारी फैमिली है, उसको एक साथ ये करने की ज़रूरत है। जी मोहिता जी, हम अक्सर पुलिस पब्लिक मीट ऑर्गेनाइज करते हैं जी, लेकिन वाकई में ऑर्गेनाइज होती है, सच में लोग नहीं, वो लोग नहीं आते हैं, वही लोग आते हैं जो एसएचओ के जान पहचान के होते हैं, फिर उनके आउटकम्स जो है ना निकल नहीं पाते ढंग से। कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि अपरेंटली आईजी अभी करनी है मीटिंग, ताकि उनको ये ना पता चल सके फ्रंट में किस चीज को बैठाना है जो इस पूरे थाने की तारीफ करे। जी मैंने अपने टाइम में ली हैं पब्लिक पुलिस मीटिंग्स इस तरीके की, बट मैंने जैसे आपने कहा इम्प्रॉम्प्टू ही ऑर्गेनाइज करवाई है, और वहाँ पे हर तरह से हर तबके के लोग आए हैं मुझसे, उन्होंने इंटरेक्ट किया है, मिनट्स ऑफ मीटिंग बने हैं, उनके ऊपर हमने एक्ट किया है। तो मुझे यहाँ पे आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, जहाँ तक मैं अपने एंड पे जो मैं कर पा रही हूँ, तो वो मैंने ये वाला सिस्टम तो नहीं देखा है ऐसा होता हुआ, बट अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आई मेक श्योर कि ऐसा ना हो, एंड आई वर्क ऑन इट। जी, एक हमारे फ्रेंड है, वो भी आईपीएस हैं, वो क्या करते थे कि स्टूडेंट्स को क्लासेस लेते थे स्टूडेंट्स की, जी जो एग्जाम देना चाहता है किस लेवल का। क्या आपको लगता है कि यूथ को भी बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल, यूथ तो हमारा मतलब सबसे मेजर स्ट्रेंथ है हमारे इस पूरी डेमोग्राफी की हमारे देश में, और जितना यूथ जो है वो हमारे साथ आगे बढ़ेगा, दे बिकम द ईयर्स एंड आईज फॉर द पुलिस, और अगर वो हमारे साथ मिलके काम करे तो आई थिंक कि क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कम जो है हमारे पास ये वाले क्राइम वाले केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हों, क्योंकि अगर वो सेंसिटाइज्ड हैं और वो एक पुलिस के साथ एक हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, तो बहुत चेंज लेकर आया जा सकता है। तो ये चीज़ के लिए मैंने भी सोचा था, बट अभी क्योंकि स्कूल वगैरह सब बंद है, कोविड का टाइम है, तो अभी ये चीज़ में मैं अपने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई हूँ, बट येस ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एक्चुअली वांट टू डू वेरी स्ट्रांगली। देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क ने पहले हाथ में गन दी यूथ को, जी और अब नार्को टेररिज्म दिया है। जी, इस नार्को टेररिज्म को खत्म करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो एजेंसीज काम कर रही हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की अभाव है, कमी है। तो आप अपनी जुडिक्शन में क्या इस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं? क्योंकि यूथ अगर इस तरफ चला गया फिर वापस नहीं लौट पाता। जी बिल्कुल, ये हम मतलब दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट आई एम फोकसिंग ऑन. Besides, I'm also focusing on illicit liquor and all those illegal things that are going on, like sand mining mafia and land encroachment issues. But yes, जैसा आपने कहा कि यूथ के लिए ये उनको गलत दिशा में ले जाने वाली चीज़ है ये नार्को, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे लेकर आए हुए हैं। बहुत सारे मतलब हमने लोगों को ऑन ग्राउंड पे रखा हुआ है, ताकि किसी भी तरीके की इस तरीके में हमें इंफॉर्मेशन मिल सके जो जिसके ऊपर हम एक्ट कर सकें। और हमने कई लोग इस तरीके में पकड़े भी हैं, और कुछ हमने एरियाज़ जो हैं वो रिकग्नाइज़ किए हैं कि दीज आर द हॉट स्पॉट्स फॉर नार्को विच इज़ गोइंग ऑन। तो हम उसके ऊपर अपनी इंटेल को हमेशा एक्टिव करके रखते हैं। जी, आप बात करेंगे मिलिटेंसी की, तो कर्टेल तो हुई है काफ़ी हद तक, ऑपरेशन ऑल आउट, लेकिन आप अगर वैली में आपकी ट्रांसफ़र होती है जी, तो क्या कुछ तो सोचा होगा, डर लगा था? नहीं एज सच नहीं एज सच डर तो नहीं इस तरह से। ये हमारा काम है, जब हम अपनी प्रेफरेंसेस भरते हैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम के लिए, जब हम अपना फॉर्म भरते हैं तो हम उसमें जब डालते हैं कि हमने ये आईपीएस चूज़ करना है, तो हमें बैक ऑफ द माइंड में हम तभी रेडी होते हैं इस चीज़ के लिए, इन चैलेंजेस के लिए। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आर
पुलिसिंग एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सर्विस। तो डर से अगर ऐसे करने लगे तो फिर कोई जाना पसंद ही नहीं करेगा, जाने से डरेंगे। पर वो इसका कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। when we are ready for this then we have to face this also। तो एज सच डर तो नहीं मैं कहूँगी, बट येस वहाँ पे जितने मेरे सीनियर्स हैं उनसे गाइडेंस ज़रूर लेना चाहूँगी अगर कभी मेरी पोस्टिंग होती है उस एरिया में, सो दैट आई कैन नो कि व्हाट आर द डायनेमिक्स विच आर एट प्ले इन दैट रीजन। अभी तक मेरा ये फर्स्ट ही पोस्टिंग है, तो उसके बारे में अभी मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, और किस तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें चलती हैं आई डोंट हैव दैट लिबर्टी टू टॉक अबाउट इट व्हेन आई डोंट नो इट। सो यही कहूँगी कि जब पोस्टिंग होगी तो सबकी गाइडेंस लेके ही चलूँगी। मोहिता जी, कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लैंग्वेज की आती है। कश्मीरी लैंग्वेज आपको आएगी नहीं जी। यहाँ पे तो आपको हिंदी में मिल जाता है सब कुछ, सब डोगरी और हिंदी ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कश्मीरी बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। जी जी जी। उसको कैसे मैनेज करेंगे? लैंग्वेज तो वही मैंने कहा कि जैसे हम ऑल इंडिया सर्विस का एग्ज़ाम हम चूज़ करते हैं तो हमारी पोस्टिंग कहीं पे भी होती है, तब हमें पता नहीं होता कौन सा कैडर मिल सकता है हमें। तो मैं मणिपुर में थी, वहाँ मणिपुरी थी, वहाँ पे भी लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम रहता था, बट हम धीरे धीरे पिकअप करते हैं, सीखते हैं। लैंग्वेज के टीचर्स होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, कुछ बुक्स होती हैं ट्रांसलेशन वाली, वो पढ़ते हैं, तो पिकअप हो जाती है। इनिशियली टूटी फूटी लैंग्वेज बोलते हैं, बट ऐसे ही सीख जाता है लैंग्वेज तो हर कोई। जी, लैंग्वेज सीखना बड़ा जरूरी रहता है, क्योंकि मेरे एक दोस्त है उसको यही प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन उन्होंने सीख ली, और कश्मीरियों को ये पता नहीं चला कि इसको लैंग्वेज आती है। वो ऑफिसर को कांस्टेबल गाड़ी निकाला था, उसने पकड़ लिया, भाई मुझे आती है लैंग्वेज। बड़ा। मणिपुर में आप कितनी देर रही? मणिपुर मैंने अप्रॉक्सीमेटली डेढ़ पौने 2 साल में कह पाऊंगी। पौने 2 साल में क्या क्या सीखा वहाँ पे मणिपुर भाषा में? जी, मणिपुरी भाषा में इनिशियली टूटी फूटी थोड़ी बहुत सीख ली थी। बोलते थे, जब हम वहाँ पे कंट्रोल में बोलने को आता था तो हम बोलते भी थे। जब मैं SHO के उसमें थी, जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में थी एज SHO, तब हमने थोड़ा बहुत पिकअप किया था। जो मेरे SHO मतलब व्हेन आई वाज SHO, जो मेरा स्टाफ था वहाँ पे, वो लोग भी मुझे सिखाते थे कि मैम ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। स्क्रिप्ट जल्दी पिकअप कर ली थी क्योंकि वो हमें अकेडमी में भी सिखाई जाती है लैंग्वेज, बट उर्दू इज़ टोटली न्यू फॉर मी हियर। और मैं क्योंकि कैडर चेंज कर आई हूँ, तो एज सच मैंने उर्दू एकेडमी में नहीं सीखी थी, तो अब मैं वो धीरे धीरे वो भी स्क्रिप्ट जो है वो सीखना स्टार्ट करूँगी। बड़ा सवाल ये है कि बिग बी, नाम ही बिग बी है जिनका, उनके सामने बैठने में थोड़ा थोड़ा कुछ होता है? नहीं, मैं कहूँगी कि ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रही थी, मैं तब पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मैं नहीं आ पाई थी। मैं तब नर्वस हो गई थी कि ये मैं नहीं आ पाई हूँ, तब मैं थोड़ा निराश भी हुई थी। बट जब वो कंटेस्टेंट खेल रहे थे तो मैं ऐसे ही डमी उसके ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी पूरे टाइम, क्योंकि मुझे हॉट सीट पे आने का बहुत मन था। तो जब सेकेंड टाइम हुआ और मैं वहाँ पर पहुँची हूँ AB सर के आगे, तो वो सारी नर्वसनेस ख़त्म हो गई थी। आई डोंट नो हाउ, बट वो हो गई थी। और फिर उसके बाद जब AB सर ने इंटरेक्शन शुरू किया तो वो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी क्विज शो में हूँ, KBC जैसे मंच पे। ऐसा लग रहा था कि ये एक चिट चैट का मुझे मौका मिला है और एक गेम खेल रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, IFS IPS की कोऑर्डिनेशन ठीक चल रही है? बिल्कुल ठीक चल रही है। घर में भी ठीक चल रही है और बाहर भी ठीक चल रही है। जी मोहिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। दर्शकों, अब हम बात करेंगे सियासत की। शाहनवाज हुसैन, कल अब्बास नकवी आए थे, आज शाहनवाज हुसैन कश्मीर पहुंचे। कश्मीर में पहुंचते ही उन्होंने पार्टी कैडर्स की बैठक ली और बातचीत के दौरान उन्होंने मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो सटीक शब्दों में बोल दिया कि 370 वापस नहीं आ सकता है, ये अलायंस आपको मिसलीड कर रहा है, गुमराह कर रहा है। आइए देखते क्या कहना है। अब ये कभी नहीं लौटेगा, इसलिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कहता हूं, जो लोग आपको ये पहले तो कहते थे 370 को कोई छू नहीं सकता, 35A को छू नहीं सकता, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज माशाल्लाह भारत का तिरंगा शौक से कश्मीर के लोग उठा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अब ये लोग पहले कहते थे कि हम 370 को बचाएंगे, उस पर लोगों को गुमराह करते थे। अब ये लोग
गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हम 370 वापस लाएंगे। इससे बड़ा झूठ दिन के उजाले में कुछ नहीं हो सकता जो वो बता रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने पहले ही कहा कि सारे कानून लागू हो गए हैं। जहाँ तक फॉरेस्ट एक्ट है वो भी अब लागू हो गया, क्योंकि ये सवाल अगर 4 दिन पहले आता तो ज़रूर सवाल बनता। तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों के, आवाम के बारे में जो हमारी राय है उस राय पर हम कायम हैं। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी, ये कर दिया जाएगा, ये सब प्रोपेगेंडा है। इस तरह से इस पर भड़काने की ज़रूरत नहीं है किसी को। जो लोगों ने भड़काया गलत भड़काया है, और जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है उसके हकूक़ की भी पूरी हिफाजत करेंगे। वहीं मुजफ्फर शाह, एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट, अलायंस का हिस्सा, उनका यह कहना है कि शाहनवाज ये तय नहीं कर सकते कि 370 वापस आएगा, 35 से वापस आएगा या नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। देखते क्या कहना है इनका। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ही शुड टेक सुओ मोटो नोटिस अगेंस्ट दिस मिनिस्टर। अफसोस है कि शाहनवाज हुसैन जैसे आदमी ये इस किस्म की बातें करते हैं, और आज कहते हैं आप खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैं ये कह रहा हूं। आप सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन को आपने यहां पे तार-तार आपने कर दिया, जिस तरह आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तार-तार कर दिया 5 अगस्त 2019 को। शाहनवाज साहब, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, आप नहीं देंगे 370 पर, और यहां के लोग आपको फैसला देंगे 370 पर और 35A पर। 370 और 35A न कभी मरा था, न मरा है, न कभी मरेगा। दर्शकों, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए आज बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है, क्योंकि आज उन्होंने गैस प्लांट, ऑक्सीजन का, लिक्विड ऑक्सीजन गैस प्लांट शुरू किया है। और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए कहा जा रहा है कि कोविड-19 जब पीक पर था तो ऑक्सीजन की किल्लत के चलते कई लोगों की मौतें भी हुई हैं, और कई लोगों ने यहां से दूसरे राज्यों की ओर रुख किया है। हमने इस बाबत एफसी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। तो दर्शकों, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की है कि यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है लग गया है। लंबी डिमांड भी थी और इस वक्त की नज़ाकत भी थी। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं एफसी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू। अटल साहब, आपका स्वागत है। कितनी बड़ी अचीवमेंट इसको मानते हैं आप? मैं मानता हूँ ये एक अचीवमेंट है। सितंबर के महीने में कुछ 1-2 दिन के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में कुछ टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत हुई थी, तो हमने उसके बाद फिर मैनीफोल्ड्स को चालू कर दिया था, और यहाँ पर ये जो है बफर स्टॉक काफ़ी मेंटेन किया गया था। लेकिन एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की ज़रूरत थी, तो उसके लिए एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के का जो प्रोग्राम था ये शुरू किया गया वार फुटिंग पर। तो पिछले 40 दिन पहले कोई इसका टेंडर अलॉट हो चुका था। तो और इन 40 दिनों में ये आज ये चालू हो गया है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, और 99% प्योरिटी की ऑक्सीजन ये दे रहा है। डूल साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले दिनों में इस वक्त सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस सारे प्रोजेक्ट जो प्लांट लगा है इसकी प्रोजेक्ट कास्ट कितनी है और वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में ये ऑक्सीजन दे पाएगा? क्या उससे पूरा हॉस्पिटल कैटर हो पाएगा, कोविड वार्ड्स पूरे? ये जो भी हमारे कोविड वार्ड्स इस वक्त जीएमसी जम्मू में हैं उनको हमने ऑलरेडी इस पर डाला हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बाकी बेड्स जो हैं उनको भी ऑक्सीजन की सप्लाई मिले। उसलिए हम एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी यहाँ पर 4000 लीटर्स पर मिनट का सैंक्शन किया है, जिसको लगते लगते थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल हमारा जितने भी कोविड वार्ड्स हमारे चल रहे हैं, कोविड बेड्स जितने भी हैं, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से चालू है, और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। तो लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से तत्पर है कि कोई भी पेशेंट आए उसको पूरी तरह से ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मिले, ऑक्सीजन मिले, आईसीयू बेड मिले, जो कोई भी फैसिलिटी की जरूरत हो वो मिल पाएगी।
डॉक्टर साहब, लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट डिफिसिट हो गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर, और लोग प्रेफर करते थे, जो असर रसूख वाले लोग होते थे वो प्रेफर करते थे कि पड़ोस वाले राज्य में जाकर के, पंजाब में जाकर के ट्रीटमेंट करवा लें अपना, जो कोविड पॉजिटिव आता था। अब आप उनको भरोसा दिलाएंगे कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी फैसिलिटीज़ जम्मू में अवेलेबल हैं, और लोगों को जम्मू से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑक्सीजन की फैसिलिटी अवेलेबल है, आईसीयू के बेड्स अवेलेबल हैं, हमारे पास बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं जो बड़ी मेहनत से, अपनी तत्परता से, पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। तो पूरा मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में, उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, एम्बू बैग होता है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बैग जी, वो उसको चलाने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत रहती है जो जानकार हो, लेकिन आप हमने देखा है मैन पावर की कमी होने के कारण अटेंडेंट जो अनपढ़ है वो भी उस एम्बू को चला रहा होता है, और रिस्की भी हो सकता है। क्या कहेंगे आप? जी, जो जहाँ तक ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है, ट्रेंड स्टाफ हम दे रहे हैं। हमने अभी हाल ही में एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस के पद भी स्वीकार किए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए, और उनकी नियुक्तियां भी हो रही हैं। तो जो ट्रेंड मैन पावर है, जैसे मैं बात कर रहा था पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की, या नर्सिंग ऑर्डरलीज की भी, जो कि कोविड वार्ड्स में हमको चाहिए, उनकी भी जो संख्या जो है पूरी मात्रा में प्रोवाइड की जा रही है। भगवान ना करे डॉक्टर साहब, अगर केसेस बढ़ते हैं तो कोई कंटीजेंसी प्लान बना के रखा है आपने? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इमरजेंसी प्लान है। इस टाइम हमारे केसेस अभी बढ़ नहीं रहे हैं, एक कांस्टेंट लेवल पर चल रहे हैं, लेकिन हमें पूरा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अभी अभी दिवाली का फेस्टिवल हुआ है, लोगों का काफ़ी मिलना जुलना रहा है एक दूसरे के साथ, मैरिजेस का सीज़न चल रहा है, उसकी वजह से भी केसेस में बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड है। तो हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहना है कि केसेस में बढ़ोतरी नहीं हो। इसलिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं, जो हम बात करते हैं कंटेनमेंट मेजर्स की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।